हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जी के वर्ल्ड में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा मुगल वंश। इसमें हम पढ़ेंगे बाबर। यह सीरीज आगामी बीपीएससी प्री, टीचर्स, दारोगा और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मुगल वंश। बाबर मुगल शासक वास्तव में तुर्कों के चगतई नामक शाखा के थे। इस शाखा का प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों के देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीर-उद्दीन महमूद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। सैवानी खां ने 1501 ईस्वी में सर-ए-पूल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का प्रयोग सैवानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1506 ईस्वी में या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। लोदी आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण बाबर को किसने किया था? आलम खां ने किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा संगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुए और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। इससे पहले कभी भी भारत में तोपों का प्रयोग नहीं किया गया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा संगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया।
युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। यानी घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य का शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदखशा का शासन हुमायूं, मीर फखर अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कमरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार और फिरोज सम्मिलित थे। हिसार, फिरोज से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन व्यवस्था शासन व्यवस्था क्रियान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखशा से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीर-उद-दीन महमूद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, उसमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरित करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबियाइन लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाल-ए-उसज या खत-ए-बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी जाती थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था। ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राजशासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। आलम खान या इब्राहिम लोदी के चाचा थे, जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राजसिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा संगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, ये चगताई तुर्क थे। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों के देश तुर्किस्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके दरबार में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? एक क्या था? सैवानी खान ने। ऑप्शन नंबर बी। यह युद्ध हुआ था, सर ए पुल का युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में, जिसमें बाबर का हार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सैवानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का प्रयोग सैवानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ये था बाबर ने। बाबर ने सर्वप्रथम भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। मुगल शासक बाबर ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आशाजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो क्या था? कुशल सेनानायक। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का मुख्य कारण कुशल सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हुआ था 1526 ईस्वी में, यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर, जो ही पाकिस्तान में पड़ता, की लड़ाई में तोपों और बंदूकों का प्रथम प्रयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल कराने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो अब इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ये क्या था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम मिलान करना है। यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसे इसमें ढूंढना है। ऑप्शन फर्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं होकर 1528 में लड़ा गया था। यह बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। अब इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से चंगेज खां का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ता अधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुमद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने तीनपनाह नगर की नींव रखी, जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेषा के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों के सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्ति के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोन्हा का निर्माण शेषा द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद 1536 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वारा और एक गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वारा एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिसमें 5 खांचों में विभाजित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? यह क्या था? खानवा का युद्ध में बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी।
बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा संगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा संगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो क्या था? खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था या राणा संगा को हराया था? बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा संगा पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीर उद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या नाम रखा था? बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 में वह फरगना के शासन पर बैठा। पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, ये क्या था? काबुल में बादशाह। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1506-1507 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उस समय बाबर के समय में काबुल का क्षेत्र सम्मिलित था, पंजाब का क्षेत्र सम्मिलित था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का सम्मिलित था। आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। उस समय इस पर राजपूतों का अधिकार था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश के राज्य सम्मिलित है, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में शौर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता की साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है, जो परिश्रम करता है किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? इसमें क्या था? मेवाड़ का। एक और था विजयनगर। बाबर ने अपनी आत्मकथा जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उसमें एक विजयनगर, दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा संगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित
बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर में के दोनों कर्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी में है ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है पर आर सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि मुगल राज दरबार की राजभाषा फारसी थी। इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, जिसे तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, किंतु तुर्की मुगल राज दरबार की भाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था मीर वाकी ने। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसी के साथ बाबर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।